हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं टीसीएस पैटर्न के, जो कि आपकी आने वाली जेई और एई एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो एग्जाम्स टीसीएस के द्वारा लिए जा रहे हैं, हमने उन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए पिछले 5 से 6 सालों में टीसीएस के कितने अलग अलग एग्जामों को हमने जो है वो पूरी तरीके से कंपाइल करके उनके क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके ये सीरीज आपके लिए कंडक्ट करा रहे हैं, सो दैट आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो इनटू दिस 10th प्रैक्टिस सेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हम वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, सवाल पूछ रहा है, विच पैरामीटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन वाटर। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनमें से कौन से पैरामीटर के द्वारा बताया जा सकता है। सो सी, व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि हमारे पास डिजीज कोजिंग होते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेनिक। अच्छा, एक होते हैं हमारे पास विच आर रेफर्ड एज कॉलीफॉर्म्स। और कॉलीफॉर्म्स क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म्स होते हैं हमारे पास जो कि वो होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले, या फिर मैं कहूंगा इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले, फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो कि यूजुअली हार्मलेस कैटेगरी में आ सकते हैं। अच्छा, एक होते हैं सेप्रोफाइटिक, जो कि किस पे सरवाइव करते हैं? डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर सरवाइव करते हैं। सर्वाइव्स ऑन डेड एंड डिकेड मैटर। तो डेड और डिकेड मैटर के ऊपर सर्वाइव करने वाले मैक्रोदोम को सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। अब बात आ रही है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पता करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज होगा? बीओडी बताता है क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। अभी पढ़ा मतलब लास्ट सेशन में पढ़ा। ठीक उसी प्रकार सीओडी क्या बताता है? सीओडी भी बताता है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। ये भी वही हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ पीएच लेवल, तो पीएच लेवल बताएगा नेचर ऑफ लिक्विड। एसिडिक है या बेसिक है। और वहीं पर कॉलीफॉर्म काउंट जो है वो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बताने के लिए कॉलीफॉर्म काउंट पता लगाया जाता है, विच बेसिकली एक्ट्स एज एन इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी तरह काम करते हैं ये? इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। और कॉलीफॉर्म का काउंट का पता करना कॉलोनीज के फॉर्म में पता करते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, या तो हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, या फिर हम एमपीएन टेस्ट, दोनों से पता कर सकते हैं हमारे कितना हमारे पास कॉलीफॉर्म का काउंट हमारे वाटर सैंपल में है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द रेशियो ऑफ बीओडी 5 टू सीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ। यही बात है, पिछले सेशन में बात हुई थी इसके बारे में। बीओडी 5 टू सीओडी क्या बताता है? तो बीओडी 5 टू सीओडी या बीओडी अल्टीमेट टू सीओडी अल्टीमेट, दोनों ही चीज एक जैसी हैं। ये दोनों बताते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हमारे पास अगर हम बात करते हैं हमारे बीओडी अल्टीमेट, आप बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी अल्टीमेट की बात कर लो, तो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के 1 से हमेशा कम पाई जाएगी। 0 से बढ़ के 1 से हमेशा कम पाई जाएगी। और अगर हमारे यही बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी की वैल्यू होगी इफ इट इज ग्रेटर देन 0.8, तो हमारे पास 100% बायोलॉजिकली ट्रीटेड, 100%
बायोलॉजिकली ट्रीट किया जा सकता है। वहीं पर अगर ये वैल्यू हमारे पास अगर बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी की वैल्यू 0.5 से कम होती है तो इसे हम बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते, बायोलॉजिकली अनट्रीटेबल, अनट्रीटेबल। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि रेशियो जो है बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी का या बीओडी 5 बाय सीओडी का जो रेशियो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि आपके पास जो बीओडी है ये इंडिकेशन करता है किसका, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, और सीओडी इंडिकेशन करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का। तो अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यू होगी इस रेशियो की, इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट कम है और बायोडिग्रेडेबल ज्यादा है, तो उसे बायोलॉजिकली ट्रीट कराया जा सकता है। और अगर इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल की क्वांटिटी कम और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसे बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमें बायोडिग्रेडेबिलिटी बताता है हमारा बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी रेशियो। सैलिनिटी ऑफ वेस्ट वाटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर हमारे पास किसके द्वारा बताया जाता है, तो वो टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। पीएच ऑफ वेस्ट वाटर अगेन हमें जो है वो हमारे पोटेंशियोमीटर से चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कोई सिग्निफिकेशन नहीं दे रहे हैं, बट यस बायोडिग्रेडेबिलिटी आपके ऑर्गेनिक मैटर की बता रहा है। कौन, बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी रेशियो। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया, what is the maximum concentration of chemical oxygen demand present in the effluent when discharged into the inland surface water bodies? तो देखो आपके पास जब बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डिस्चार्ज आप भेज रहे हो किसमें, इनलैंड सरफेस वाटर बॉडी में। तो इनलैंड सरफेस वाटर बॉडी में अगर हम सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में कहां से आ रहा है सीवेज, ये कहां से आ रहा है सीवेज, ये तो ये एफ्लुएंट है। कहां से आ रहा होगा, म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा होगा, या इट कैन बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, कहीं से भी हो सकता है। तो इनलैंड सरफेस वाटर बॉडी में छोड़ रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें हम इसे पब्लिक सीवर में डालें, या फिर डालें इसके कहां पर, पब्लिक सीवर में डालें। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो बीओडी 5 डे है एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो लिमिट है इसकी 20 mg पर लीटर, और अगर आप इसी सीवेज को पब्लिक सीवर में डाल रहे हो तो लिमिट है इसकी 500 mg पर लीटर। और अगर इसी सीवेज को आप कहीं ओशन में डाल रहे हो, मरीन या फिर आप बात कर सकते हैं ओशनिक बॉडी, ओशनिक वाटर बॉडी में डाल रहे हो, तो वहीं आपकी यही 5 दिन की बीओडी की 20 डिग्री सेल्सियस पे जो लिमिट है वो हो जाएगी 100 mg पर लीटर के बराबर। इफ यू टॉक अबाउट दी सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट है वो इनलैंड सरफेस वाटर बॉडी के अंदर हो जाती है 30 mg पर लीटर के बराबर, और वहीं पब्लिक सीवर में डालेंगे तो वो चली जाती है 600 mg पर लीटर के बराबर। बट व्हेन इट कम्स टू द ओशनिक बॉडी, अगर समंदर में डाल रहे हैं तो लिमिट है इसकी 100 mg पर लीटर के बराबर। कितनी है, 100 mg पर लीटर के बराबर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी सीओडी, तो कितनी सीओडी हम वाटर बॉडी में डाल सकते हैं डायरेक्टली इनटू दी वाटर बॉडी, तो वो है हमारे पास लगभग 250 mg पर लीटर के बराबर। पब्लिक सीवर में इसका कोई हमारे पास जो है वो रोल नहीं है। रोल नहीं मतलब पब्लिक सीवर के पास क्राइटेरिया नहीं है कि वो सीओडी को ट्रीट कर सके, और ना उसके लिए हमारे पास हमारे म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया गया है, तो यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी नहीं मतलब इसको डाल नहीं सकते। वहीं पर ओशनिक वाटर बॉडी के अंदर इसकी लिमिट है 250 mg पर लीटर के बराबर। अच्छा, एक और पैरामीटर पूछ लेता कभी कभी, पीएच, कि आपके सीवेज का पीएच क्या होना चाहिए अगर अलग अलग जगह पे डिस्पोज कर रहे हो, तो उधर पीएच रेंज इज 5.5 to 9 के बराबर, 5.5 to 9 के बराबर। So these are few of the parameters that are to be remembered। यहां पर आपसे पूछा है सीओडी पूछा है, तो सीओडी की लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी रिमेंबर्ड, कितना, 250 mg पर लीटर के बराबर। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? आंसर क्या आ रहा है, 250 mg पर लीटर के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑन द अल्टीमेट बीओडी और बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर। इफेक्ट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑन द अल्टीमेट बीओडी, तो क्या होता है, क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्टीमेट बीओडी हमेशा टेम्परेचर के साथ एक जैसी होती है, चाहे टेम्परेचर कितना भी चेंज कर दो, अल्टीमेट बीओडी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा, हमारे पास बीओडी का रिएक्शन रेट चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू उतनी रहेगी। तो इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, क्या इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास टेम्परेचर के डिक्रीज करने से क्या डिक्रीज कर जाएगा और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास डिक्रीज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास क्या टेम्परेचर, क्या चीज कम हो सकती है, तो वो है हमारे पास हमारा ऑर्गेनिक मैटर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑर्गेनिक मैटर उतना तेजी से कम होता चला जाएगा, तो डिक्रीज करता चला जाएगा हमारे पास, और बीओडी सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ये वाला आंसर सही है। इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, तो वो कौन है हमारे पास, हमारा केडी या के। आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चालू करेगा, क्यों, क्योंकि वो किसके पावर में है, हमारे पास 1.047 की पावर में है, तो वो एक्सपोनेंशियल राइज हमारे पास देखने को मिल सकता है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछा है स्लज एज इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन द सिस्टम टू द मास ऑफ सॉलिड्स लिविंग द सिस्टम पर डे। पहले तो समझो स्लज एज कहां से बात चल रही है। क्वेश्चन यहां पर आ गया है आपके पास अलग ही टॉपिक से, जो कि है क्या, एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। और एएसपी में क्या होता है, एएसपी में होता है स्लज एज, और स्लज एज का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास आपका स्लज प्रोड्यूस पर डे विथ रिस्पेक्ट टू स्लज रिमूव पर डे। तो कितना स्लज प्रोड्यूस हो रहा है पर डे, तो स्लज कैसे बनेगा, हमारे पास हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जब वो ट्रीट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है तो उसका जो बायोमास बनता है, तो कितना बायोमास हमारे पास पर डे बन रहा है और कितना बायोमास रिमूव हो रहा है। तो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की तो बात यहां पर आएगी नहीं, ठीक है, और कितने सॉलिड लीव कर रहे हैं सिस्टम को पर डे, वो वाली बात सही है। तो आंसर यहां पर पहले वाले को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया, वरना तो स्टेटमेंट सही चला जाता। हमारे पास यहां पर lead is a primary air pollutant, तो lead is a primary air pollutant। what does primary air pollutant refers to? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसा एयर पोल्यूटेंट, अच्छा इसको ये समझना कि लेड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट मतलब प्राइम एयर पोल्यूटेंट, प्राइम नहीं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स से डायरेक्टली निकलता है वो क्या है, हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। क्या क्या होते हैं, आपके पास ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। इसके अलावा होगा आपके पास लेड, इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होगा, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इसके अलावा हेलोजन कंपाउंड्स होंगे, इसके अलावा मर्केप्टान्स होंगे। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा एयर पोल्यूशन से रिलेट करते हुए यहां पर गलती से आ गया है, बट कोई नहीं, हमें तो आंसर करना है। तो यहां पर आपके पास लेड कहां से निकलता है, फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से लेड निकलता है, इसलिए जो है वो मार्केट में अनलीडेड पेट्रोल भी आता है, थोड़ा महंगा बनता है। तो लेड हमारे पास डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है, तो स्टेटमेंट दूसरा वाला सही होना चाहिए, पहला गलत और दूसरा सही। तो पहला गलत और दूसरा सही, हमारे पास आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, अंडर आइडल कंडीशंस द सीओडी अपॉन टीओसी रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज। तो क्या बात चल रही है यहां पर? सीओडी रेफर्स टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीओसी रेफर्स टू टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये बताता है कि सीओडी बाय टीओसी हमारे पास इंडिकेट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सिस्टम। किसके बेसिस पर? यह बताता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारे पास ये सीओडी और बाय टीओसी की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो सकती है 0 से बड़ी और 5.33 से छोटी। हमारे पास सीओडी की वैल्यू 0 तक जा सकती है कब? जब हमारे पास इंडिकेशन देता है कि वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जो कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। वो कैन नॉट बी डिकम्पोज हो नहीं सकता किसकी मदद से? कैन नॉट बी डिकम्पोज E1 बाय K2Cr2O7। तो डाइक्रोमेट की मदद से भी जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। वो हमारे पास इंडिकेशन देता है 0 का, और ये है हमारे पास जो कि वेरी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को बताता है। वेरी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को बताता है। तो हमारे पास यहां पर पूछा है आइडियल कंडीशन में सीओडी अपॉन टीओसी की वैल्यू क्या होगी? तो वो इसके बीच में कहीं पर रेंज करनी चाहिए। 0.5 वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, 1.6 बिल्कुल भी नहीं, 0.375 नहीं, 2.66 शुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सीवेज सैंपल हुज DO इक्वल्स टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई BOD इज। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्यों पता लगाते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो सीवेज जो कितना स्टेबल है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पता लगाने का जो तरीका है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ O2 अवेलेबल कितना है फर्स्ट स्टेज BOD को डिकम्पोज कराने के लिए, सेटिस्फाई कराने के लिए, या इसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ O2 हमें रिक्वायर्ड है। जितना रिक्वायर्ड है अगर उससे ज्यादा अवेलेबल है तो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, एंड इंडिकेशन देगा 100% हमारी स्टेबिलिटी है हमारे सीवेज की। मतलब ये हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन में नहीं जाएगा, मतलब इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये एरोबिक ही रहेगा। तो यहां पर हमारे पास इसी को हम एक और तरीके समझ सकते हैं कि हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला है 101 माइनस 0.794 की पावर T एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर और कहा जा सकता है 101 माइनस 0.630 की पावर T एट द रेट 37 डिग्री सेल्सियस। आप इसके तरीके से भी सोच सकते हो। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही चीज बताते हैं, क्या? कि अगर आपने अपना मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन अगर आपने अपने सीवेज सैंपल में डाला और सीवेज सैंपल को आपने इंक्यूबेट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितने दिन में वही ब्लू कलर का आपका मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है? उस टी को यहां पुटअप करके पता लगाओगे कितनी स्टेबिलिटी है और कितने दिन में आपका 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करने वाला आपका मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन कितने दिन में डीकलराइज करने की एबिलिटी रखता है, वो आपको बताएगा आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी। डीकलराइज क्यों हो रहा है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन? क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट होगा तो इस तरह के हमारे पास एंजाइम रिलीज होंगे जो उसके मिथाइलिन ब्लू कलर के ब्लू कलर को कंप्लीटली क्या कर देंगे? डीकलराइज कर देंगे। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें हमारे सीवेज सैंपल की टेस्टिंग करने पर 4 दिन से कम के टाइम पीरियड नहीं निकलकर आना चाहिए हमारे सीवेज की रिलेटिव स्टेबिलिटी के केस में। मतलब कि कोई भी मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की टेस्टिंग करने जाएंगे, मतलब मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन से टेस्टिंग करने जाएंगे तो 4 दिन से पहले वो डीकलराइज नहीं होना चाहिए, समय उसे ज्यादा लेना चाहिए। जितना ज्यादा समय लेगा, समय जितना ज्यादा लेगा, ये वाली वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, उतनी बड़ी आएगी हमारे पास, मतलब ये वाली वैल्यू उतनी छोटी आती चली जाएगी क्योंकि 0.794 में है। ये वैल्यू जितनी छोटी आएगी 1 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस होगी तो ये पूरी वैल्यू उतनी बड़ी बनेगी और इंटू 100 होगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा निकल कर आएगी। तो यहां पर आपके पास ध्यान ये रखना है
कि अगर पूछा है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सीवेज सैंपल हुज डीओ इक्वल्स द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जितना अवेलेबल है उतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के बराबर हो जाता है, तो वैल्यू बनाती है 1 into 100 कितना आता है 100% के बराबर। कितना आएगा ये 100% के बराबर। क्लियर है बात इतनी? तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले ध्यान रखना, कंडीशन ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम अ सिटी इज 95 into 10⁶ लीटर्स पर डे, किसी सिटी से सीवेज जो निकल रहा है, एवरेज सीवेज है वो कितना है 95 into 10⁶ लीटर्स पर डे, एंड द एवरेज 5 day बीओडी इज 300 mg पर लीटर। ठीक है, ठीक है। अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 75 mg पर डे पर कैपिटा 20°C, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी विल बी। सिंपल सी बात है यार, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है तो वो होता है हमारे पास, हमारा सिटी का बीओडी की बात कर लो और आप इंडस्ट्रियल बीओडी की बात कर लो, डिवाइडेड बाय आप बात कर सकते हो एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक बीओडी, निकल कर आ जाएगा। सिटी की बीओडी कितनी है भाई, पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है वही निकालना है। तो सिटी में पानी जाता है इतना और हर 1 लीटर की बीओडी है इतनी, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहां पर 95 into 10⁶ लीटर्स पर डे, और हर 1 लीटर की बीओडी है 300 mg पर लीटर के बराबर, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक बीओडी दे रखी 75 mg पर लीटर के बराबर। पर कैपिटा, तो यहां पर लीटर से लीटर जाएगा, आपके पास यहां पर बचेगा कितना, तो mg पर लीटर, mg पर कैपिटा पर डे, मैंने पर लीटर लिख दिया, वही चीज मुझे लग रहा था कि क्या कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, mg पर कैपिटा पर डे। ठीक है, इतना है। तो यहां से आपके पास इसका mg इसके mg साथ जाएगा, इसका डे इसके डे के साथ जाएगा, कैपिटा आ जाएगा ऊपर। अब जरा देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए। सो दिस कम्स आउट टू बी, हमारे पास 95 और 75 दोनों कैंसिल आउट करना है, नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, तो एक काम करते हैं 75 को 300 से कैंसिल आउट करते हैं, रहेगा 4 टाइम्स, तो 9 4 36, तो 9 4 36, तो 95 9.5 4 38, तो याद है 380, तो ये बनेगा कितना 380 इंटू 10⁶ कैपिटा के बराबर। कितना बनेगा 380 इंटू 10⁶ कैपिटा के बराबर। आंसर कितना आ जाना चाहिए यहां पर 380 380, तो ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 380 इंटू 10⁶ कैपिटा के बराबर हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा है अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ये सोचकर कि आप जब बीओडी की टेस्टिंग करते हो तो आपका जो बीओडी निकल कर आता है टी डेज में @20°C या किसी भी टेम्परेचर पर, तो वैल्यू आती है डीओ कितना इनिशियल था माइनस डीओ कितना फाइनल रहा इनटू दी डाइल्यूशन फैक्टर। तो यहां से पता चलता है कि कितना आपके पास बीओडी है। तो बीओडी टेस्ट डीओ पर बेस्ड है, बिल्कुल बात सही है, कोई दो राय नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन, ये अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है, जो हमारा एक्सेस डीओ होता है ये हाइड्रोक्साइड को का ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनना चालू होते हैं, जो कि इंडिकेशन देते हैं किसको, जो कि इंडिकेशन देते हैं किसको, हमारे कोरोजन को। तो बात तो ये भी सही है। अब देखो क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ डीओ, तो डीओ के बेसिस पे अगर जरा बात समझना चालू करना, अगर डीओ सैचुरेटेड है तो हम कहते हैं नो ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूशन, और अगर हम कहते हैं डीओ की डेफिशिएंसी है तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूशन, और डीओ है ही नहीं, जीरो है, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। तो किस क्वालिटी का वेस्ट वाटर है
बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत कम गंदा है, हम सब कुछ बता सकते हैं बेस्ड ऑन दी डीओ का लेवल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द करेक्ट, 1, 2 एंड 3 तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी को? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा है द एक्सर्शन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट। तो एक्सर्शन की बजाय वर्ड अगर यूज करते हैं, एक वर्ड होता है एक्सर्शन, एक वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, और एक होता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ऑफ बीओडी, सेटिस्फैक्शन ऑफ बीओडी या एक्सर्शन ऑफ बीओडी, या हम इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करें, सभी का मतलब एक ही होता है कि कितना अमाउंट ऑफ बीओडी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया अपार्ट फ्रॉम द डिमांड। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, एक और भी बहुत अच्छी सी बात है यहां पर, क्या कि हमारे पास जो रेट ऑफ बीओडी एक्सर्शन है वो हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग इन सिस्टम। शुरुआत में सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, एल नॉट के बराबर होता है, तो कुछ ही दिन में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिकंपोज हो जाता है, बीओडी सेटिस्फाई हो जाती है। तो शुरुआत में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, तो बीओडी का रेट ऑफ एक्सर्शन भी ज्यादा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा, बीओडी का सेटिस्फेक्शन रेट भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। तो जब भी बीओडी सेटिस्फाई होता है तो होता क्या है, ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, तो उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेशन। क्या कहते हैं उसे? डीऑक्सीजनेशन। रीऑक्सीजनेशन कहां पर होता है? तो रीऑक्सीजनेशन होता है रिवर्स के अंदर, रिवर्स या वाटर बॉडी में। कहां से? फ्रॉम एटमोस्फियर, उसे कहते हैं रीऑक्सीजनेशन। ठीक है। यूट्रोफिकेशन, व्हाट डज यूट्रोफिकेशन मीन? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कहलाता है हमारे पास यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? पौधों के द्वारा रिलीज किया जाने वाला पानी उनकी अपनी खुद की ग्रोथ के लिए फ्रॉम दी स्मॉल पोर्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, उसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यहां का आंसर क्या होगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट सेशन फॉर टुडे। आप लोगों से एक बहुत सिंपल सी बात मुझे करना है, ये जितनी लाइनें आप यहां पर देख रहे हैं ये सारे के सारे सवाल किसी न किसी स्टूडेंट के हैं जो उसके मन में कभी ना कभी जनरेट हुए हैं और उस बच्चे ने हमसे कभी पूछे हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति में हैं और अपनी तैयारी में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करने की जरूरत है, तो आपके लिए हम स्पेशली क्यूरेटेड कोर्सेज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर लीजिए अपनी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप इस किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अभ्यास या अभ्यास प्लस बैच के अंदर, जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकता है। या फिर अगर आप इस किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच में, जहां पर सारी चीजें बहुत स्पीड में आपको रिवाइज कराई जा रही है। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट को सिंगल सब्जेक्ट को भी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। यह था आज का सेशन। मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।